दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का रिसोर्स यूपीपीएस चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई थिंक कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, तो रिवीजन करते जाइए। इसके बाद में टेस्ट पेपर को अटैम्प्ट कीजिए। टेस्ट पेपर देने के बाद देखिए कि आपकी कहाँ गलतियाँ हो रही, तो उनको सुधारिए, है ना। तो हमने कल दृष्टि का ही टेस्ट पेपर लगाया था और 55 नंबर तक हमने क्वेश्चन ये सॉल्व कर लिए थे। अब 56 से हमें देखना है, तो चलो 56 से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद में न्यू टेस्ट सीरीज़ देखेंगे, तो आपके क्वेश्चन भी कंप्लीट होते जाएंगे और आप उधर रिवीजन भी करते जाओगे, ठीक है। कह रहे कि हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें यहाँ हाइड्रोकार्बन के बारे में बताना है। ये दो मतलब 4 ऑप्शन दिए कि 2 ये कथन हैं, एक तरीके से 2 लाइनें हैं। तो क्या ये दोनों ही फैक्ट सही हैं क्या? हाइड्रोकार्बन एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें पूरी तरह से हाइड्रोजन और कार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के प्रमुख घटक है। तो इस तरीके से फिर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है। सेकेंड भी आपका सही है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन परमाणु एक हाइड्रोकार्बन से बंधे होते हैं। मतलब ये उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। आंसर की बात करेंगे तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर फिलहाल सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है? एल्केन्स, फिनॉल, एथिलीन, फ्लोरीन। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है और ये पीवाईक्यू में आपको मिला होगा। 1-2 बार ये क्वेश्चन हमने अच्छे से देखा कि आया है, कई सारे एग्जाम में तो कई बार आया है। तो एथिलीन एक सरल असंतृप्त द्विकार्बन अणु है और जिसका प्रयोग किस में करते हैं? तो इसका प्रयोग फलों को पकाने में। जैसे आप बनाना देखते हो, पहले आप जब आया होगा नया नया ठेले पे लगता है तो देखना हल्का हरा भी लगेगा, ग्रीन, और वो 1 या 2 दिन के बाद डायरेक्ट येलो हो जाता है और फिर ब्लैक होने लगता है ना। तो वो दवा लगी रहती है, तो इसकी वजह से ये जल्दी से पक जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? एथिलीन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे वुड स्पिरिट कहा जाता है और इसका उपयोग पेंट के लिए विलायक के रूप में किया जाता है? मिथाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, सोडियम क्लोराइड या ग्लिसरॉल, ठीक है। तो इसको भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। वुड स्पिरिट की बात करें तो मिथाइल अल्कोहल जो है मेथनॉल या कार्बिनॉल का प्रयोग रासायनिक और उसका सूत्र दिया है, उससे कोई लेना देना नहीं है, जिसे वुड अल्कोहल या वुड स्पिरिट के रूप में जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा? मिथाइल अल्कोहल आपका क्या है? वुड स्पिरिट कहा जाता है और इसका प्रयोग पेंट के विलायक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? अब ध्यान दें। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं? पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है। बी, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन को टेफ्लॉन के नाम से भी जाना जाता है। सी, पीसी रबड़ क्लोरोप्रीन के पॉलीमराइजेशन द्वारा निर्मित होता है। एंड नियोप्रीन एक प्राकृतिक बहुलक है। फिलहाल जो सही नहीं है वो बताना, जो सही है वो हमें नहीं बताना। तो अगर बात करें तो नियोप्रीन को पॉलीक्लोरोप्रीन या पीसी रबड़ भी कहा जाता है और यह सिंथेटिक रबड़ का एक समूह है जो क्लोरोप्रीन के पॉलीमराइजेशन द्वारा निर्मित होता है। नियोप्रीन रासायनिक रूप से स्थिर और व्यापक तापमान सीमा पर लचीलापन बनाए रखता है और नियोप्रीन का उपयोग पाइप, ठीक है, नियोप्रीन का जो प्रयोग करते हैं वो पाइप बेल्ट तैयार करने में किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही नहीं है। ये एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, बल्कि ये उसमें अच्छे से मैंने बता दिया, तो उसको देख लेना, ठीक है। तो इनको हमने यहाँ से सॉल्व किया 56 से, तो इसको भी देखते चलिएगा। हम फिलहाल बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, ठीक है। 59 तक हमने कंप्लीट कर लिया। देखिए कह रहे हैं कि बुलेट प्रूफ सामग्री बनाई जाती है केवलर, टेक्सन, टेफ्लॉन। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर बताना। ये 4 हमारे कोड दिए गए A, B, C और D। हमें बताना है कि बुलेट प्रूफ जो सामग्री बनती है वो किससे मिलकर बनाई जाती है। तो केवलर एक ऐसी सामग्री है जिसका उपयोग आमतौर पर बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किया जाता है। किसका? तो केवलर का। और उसके साथ में ही केवलर एक पैरा एरोमेटिक पॉलीमाइड आपका सिंथेटिक फाइबर है। इसमें बहुत सारे अंतर श्रृंखला बॉन्ड इसे मजबूत बनाते हैं जो बैलिस्टिक और स्टैब प्रतिरोधी बॉडी कवच में उपयोग होते हैं। लिक्सॉन का उपयोग पॉलीकार्बोनेट का उपयोग करके बुलेट प्रूफ सामग्री के निर्माण के लिए भी किया जाता है। देखो दोनों ऑप्शन अगर आए, लिक्सॉन आए और बुलेट ये आपका केवलर आए, तो दोनों ही ऑप्शन सही रहेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य है। आगे ट्राइनाइट्रोटोलुइन TNT का उपयोग किया जाता है स्नेहक, अपमार्जक, विस्फोटक या एनेस्थेटक, ठीक है, या एनेस्थेटिक। तो आपको देखना है कि यहाँ पर किस में प्रयोग किया जाता है और ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ट्राइनाइट्रोटोलुइन का उपयोग करने की बात कह रहे हैं यहाँ पर। देखिए फर्स्ट बात तो ये साइंस है, तो साइंस की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग रहती है आम लैंग्वेज से।
तो जो ट्राई नाइट्रोटोलुइन TNT का उपयोग है वो विस्फोटक बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका निर्माण टोलुइन में नाइट्रिक एसिड का मिश्रण करके किया जाता है और यह एक रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र भी है आपका C6H2NO2 3CH3। वैसे सूत्र को तो नहीं पूछना चाहिए, बट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विस्फोटक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि LPG तरलीकृत पेट्रोलियम गैस निर्मित है प्रोपेन और ब्यूटेन, इथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्यूटेन और बेंजीन या मीथेन और ऑक्सीजन। तो जब भी आप इसको देखें तो इसमें सबसे मुख्यतः गैस कौन, और भी गैसें होती है पर मुख्यतः अगर बात करें तो प्रोपेन और ब्यूटेन इसके घटक हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता। ऑप्शन फर्स्ट है सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, एस्कॉर्बिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। अब यहाँ पर ये पूछ रहे कि नहीं किया जाता, किया जाता है तो वो फिर अलग आंसर होता है। खाद्य परिरक्षक, ठीक है, यानी प्रिजर्वेटिव जिसे बोलते हैं। ठीक है, फूड प्रिजर्वेटिव। तो खाद्य परिरक्षक वे रासायनिक पदार्थ है जो जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीवों के गुणन को नष्ट करने या रोकने के लिए किसी उत्पाद में जोड़े जाते हैं। आंसर की बात करेंगे तो किसका उपयोग नहीं किया जाता, तो फॉर्मिक अम्ल का। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग आपका प्रिजर्वेटिव में नहीं किया जाता। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल एक रंगहीन उत्तेजक वाष्पशील अम्ल है जो कार्बन मोनोऑक्साइड और भाप के उत्प्रेरक रूप से निर्मित होती है और यह कुछ चींटियों द्वारा उत्सर्जित द्रव में मौजूद होता है। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल। कह रहे हैं कि प्रशांतक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ट्रंकुलाइजर आर यूज्ड सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकने के लिए, चिंता को कम करने के लिए, कीटाणुनाशक के रूप में या पीड़ा हरी के रूप में। ठीक है, प्रशांतक का उपयोग किया जाता है। मैंने इंग्लिश भी बता दिया और इंग्लिश ट्रांसलेशन भी दिखा दूंगी। तो तनाव या चिंता को कम करने के लिए ली जाने वाली औषधि दवा को प्रशांतक के रूप में जाना जाता है और यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य करता है। इसका उपयोग शांत करने, चिंता कम करने या किसी व्यक्ति को सोने में मदद के लिए मतलब यूज़ किया जाता है। वैसे ही जैसे लोग बोलते हैं ना स्लीपिंग पिल्स ले लो, तो उसमें कुछ मात्रा इसकी होती होगी। एग्जाम्पल देखें तो रिसेर पाइन, परबीयूरिक और आपका परबीयूरिक एसिड और सिकोनल तथा ल्यूमिनल के रूप में इसके व्युत्पन्न कुछ अन्य प्रशांतक भी हैं। तो क्या हो जाएगा, चिंता को कम करने के लिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आगे है आपका क्वेश्चन सूची का। कह रहे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ये उत्पाद हैं और ये चीनी के प्रकार हैं। अंगूर, फ्रुक्टोज, शहद, ग्लूकोज, दूध, सुक्रोज, टेबल शुगर, लैक्टोज। ठीक है, अब इनको मिलान करना है 65। तो आगे आपका यहाँ पर कूट भी दिया गया है। देखो, अंगूर में जो मिठास पाई जाती है वो क्या होती है, तो वो हो जाती है आपकी ग्लूकोज। ओके, शहद में जो मिठास होती है वो होती है आपकी फ्रुक्टोज। अब कंफ्यूज मत होना, सारे मीठे ज़्यादातर चीज़ें हैं लेकिन क्या होता है तो वो। और हाँ, दूध की अगर कभी बात आए तो इसमें हमेशा लैक्टोज आपका आ जाएगा। ठीक है, फ्रुक्टोज ग्लूकोज में कंफ्यूज हो सकते हैं पर दूध में नहीं। और टेबल शुगर आपकी क्या है, तो ये आपकी है सुक्रोज। ठीक है, टेबल शुगर सुक्रोज है। स्टीविया अगर दिया होता तो स्टीविया होती है आपकी प्राकृतिक मिठास। तो इस तरीके से आपका कूट देख लेते हैं। यहाँ पर आपने इसको अच्छे से देख लिया, अब कूट देखते हैं। देखो A2B1C3D4, ए कूट हमारा यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा। इसको यहाँ पर आप लोग देखते चलें जो भी इंग्लिश मीडियम से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है। वनस्पति तेल, कास्टिक सोडा, सोडियम रोसिनेट या सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो नहीं किया जाता है यहाँ पर। जो कास्टिक सोडा का तो किया जाएगा। साबुन फैटी एसिड के लवण होते हैं जबकि फैटी एसिड संतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जिनमें लंबी कार्बन श्रृंखला होती है। यहाँ पर अगर जिसका प्रयोग नहीं किया जाता तो वो होता है आपका सोडियम सल्फेट। ठीक है, साबुन के निर्माण में जो प्रयुक्त कच्चा माल होता है, साबुन के निर्माण के लिए मूंगफली, महुआ, अरंडी का तेल और नारियल के वनस्पति तेल या वसा का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में सोडियम सल्फेट का प्रयोग नहीं किया जाता। विद्युत शक्ति का मात्रक है वॉट का, वोल्ट का, कूलम्ब का एंड हर्ट्ज का। ठीक है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक यहाँ पर क्या होगा वो आपको बताना है। शक्ति प्रति इकाई समय में स्थानांतरित या परिवर्तित ऊर्जा की मात्रा है और वॉट का मात्रक है। विद्युत शक्ति का मात्रक वॉट। ठीक है, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी की, तीव्रता की, गति की या समय की। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष भी आपने सुना होगा, ये दूरी की मात्रा है। किसकी है, तो दूरी की मात्रा है। इन सब का भी दिया गया डिटेल में, तो उसको यहाँ से पढ़ लेना। ओडोमीटर एक उपकरण है, एक पहिए वाले वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है।
विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य को मापता है। तरल पदार्थ या गैसों के दाब मापता है। विद्युत चुम्बकीय विकिरण के फ्लक्स को मापता है। ओडोमीटर, ठीक है। ओडोमीटर आपका एक पहिए वाले वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अवतल दर्पण का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। टार्च, वाहनों के अग्रदीप, हेडलाइट्स, सर्च लाइट। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके हमें आंसर बताना है। अवतल दर्पण का प्रयोग क्या इन तीनों में होता है या कितने में होता है? अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टार्च, सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इनका प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी सेविंग दर्पणों के रूप में भी किया जाता है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं आपके, ठीक है। तो यानी कि अब आपको 3 क्वेश्चन एक तरीके से तैयार हो गए कि अवतल दर्पण का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है और सेविंग शीशे में भी किया जाता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ से देखते चलते हैं क्वेश्चन को। चलिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए, इमारत के निर्माण के दौरान इमारत की दीवारों में इमारत से ऊंची एक धातु की छड़ स्थापित की जाती है। कारण आर, तड़ित चालक का उपयोग इमारतों को बिजली के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर कथन दिए गए हैं, क्या दोनों सत्य है क्या नहीं सत्य बताना है। देखो, तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है तथा दूसरे सिरे को जमीन में काफ़ी गहराई तक दबा देते हैं। तो कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कथन ए की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रकाश का आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश सभी सतहों से परावर्तित होता है। तो नीचे दिए कोड से हमें सही उत्तर बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान से इसको पढ़िएगा। प्रकाश का परावर्तन की बात करें, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु, पॉलिश, चिकनी, चमकदार वस्तु पर पड़ती है तो उस वस्तु से प्रकाश उन प्रकाश की किरणों को वापस हमारी आंखों तक लौटा देता है और इसे प्रकाश के प्रतिबिंब के रूप में जाना जाता है। यह क्रिया ही हमें अपने आसपास की दुनिया को देखने में सक्षम बनाती है। जैसे हम आंखों से देखते हैं तो प्रकाश पड़ के वो प्रतिबिंब हमारी आंखों पे आता है तो वो चीज़ हमें क्लियर दिखती है। परावर्तन से पहले, बाद में और प्रतिबिंब के दौरान प्रकाश, आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सत्य है और अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ऐसा ही समीक्षा अधिकारी में एक आया था कि जब छड़ को हम पानी के अंदर डुबोते हैं तो वो टेढ़ी नजर प्रतीत होती है, तो परावर्तन आपतन कोण का ऐसे करके उसको बनाकर दिया था। तो ऐसे इसलिए ये वाले क्वेश्चन इस तरीके से जरूर तैयार रखो ताकि कभी भी वो फंसाने की कोशिश भी करे एग्जामिनर तो आप फंसो नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी कथन कारण का है। ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो अब हमें बताना, ये क्वेश्चन हम 3 से 4 बार डिस्कस कर चुके हैं टेस्ट सीरीज में ही अलग अलग। देखो, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य तो यहाँ पर क्या कह रहे, सबसे कम होती है, नहीं, सर्वाधिक होती है एवं परिक्षेपण सबसे कम होता है। जबकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम और परिक्षेपण अधिक होता है। परिक्षेपण तरंग दैर्ध्य के विपरीत होता है, इसलिए लाल प्रकाश को दूर से अधिक स्पष्ट देखा जा सकता है। इसीलिए ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। मतलब वो दूर से ज़्यादा दिखाई देता है, ऐसे नहीं कि ऐसा कलर है जो धीमा है तो दिखता ही नहीं है। इनके कहने का मतलब ये है। तो क्या हो जाएगा, आर तो आपका गलत है। अब आर गलत है तो मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए तो सत्य है किंतु आर गलत है। इसका परिक्षेपण सबसे कम होता, सबसे अधिक होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने 71 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो इनको भी देखते चलिएगा आप, ठीक है। ये 73 है। चलिए, कह रहे हैं कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ये सूची फर्स्ट में ध्वनि के स्रोत हैं और ये औसत तीव्रता है। सामान्य श्वास 60 dB, औसत कारखाना 70 dB, सामान्य बातचीत 80 dB एंड व्यस्त यातायात 10 dB। तो अब हमको इनको मिलान करना है। सबसे पहले देखो कि सबसे कम आवाज़ किधर आएगी, है ना। अगर मिलान करोगे, देखो सामान्य श्वास हमेशा 10 dB आएगी। क्या आएगी? 10 dB। औसत कारखाना की बात करेंगे, अगर कहीं कारखाना चल रहा है, ठीक है, तो अगर सामान्य श्वास 10 dB है, सामान्य बातचीत 60 dB होती है। व्यस्त कारखाना व्यस्त यातायात क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 70 dB, ठीक है। 70 dB ये हो जाएगा D2। सामान्य बातचीत 60 dB और औसत कारखाना तो ये हो जाएगा 80 dB, ठीक है। तो इस तरीके से क्या निकल आएगा? A4 तो
A4 एक ही में है, ठीक है। तो यही आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, A4, B3, C1 एंड D2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि गुप्त ऊष्मा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पर सही नहीं है। जब जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो वह गुप्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, इससे पदार्थ के तापमान में परिवर्तन होता है। तो नीचे दिए गए कोड से हमें सही उत्तर बताना है, क्या ऐसा होता है। तो इसे उस ऊष्मा या ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी पदार्थ की अवस्था या परिवर्तन के दौरान अवशोषित या मुक्त होती है। यह या तो गैस से तरल या तरल से ठोस और इसके विपरीत हो सकता है। गुप्त ऊष्मा एंथैल्पी नामक ऊष्मा गुण से संबंधित है। बात करोगे अगर आप क्वेश्चन के आंसर की, तो यहाँ पर कितने कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो कथन सेकंड कह रहे हैं यहाँ पर कि सही नहीं है। क्यों? गुप्त ऊष्मा दो प्रकार की होती है, पिघलने के लिए गुप्त ऊष्मा और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। कथन फर्स्ट आपका यहाँ पर सही है। देखो सबसे पहली बात, तो एक क्वेश्चन पूछा था कि इसमें से कौन सा सही नहीं था। फर्स्ट तो सही है, सेकंड आपका सही नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि यांत्रिक तरंगों के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य है। अब देखो साइंस में यांत्रिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा, पवन ऊर्जा को, ये जो बदलने वाले प्रोसेस है इससे क्वेश्चन आते हैं, उनको भी तैयार कर लेना। क्वेश्चन है हमारा कि इसमें एक माध्यम द्वारा ऊर्जा स्थानांतरित होती है, यह या तो अनुप्रस्थ तरंगे या अनुदैर्ध्य तरंगे हो सकती है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके हमें उत्तर बताना है। A, B, C और D ये हमारे कोड दिए गए हैं। केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, या दोनों फर्स्ट और सेकंड, या D ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, ठीक है। तो यांत्रिक तरंग एक तरंग है जो पदार्थ के दोलन द्वारा उत्पन्न होती है और इसलिए एक माध्यम से ऊर्जा स्थानांतरित करती है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कथन हमारे सत्य हैं यहाँ पर। तो दोनों जो आंसर हो जाएगा वो C ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंगों में अधिकतम ऊर्जा होती है। गामा तरंगे, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव या एक्सरे। विद्युत चुंबकीय तरंगें अधिकतम होती हैं इनमें से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तरंग दैर्ध्य जितनी कम होगी ऊर्जा उतनी अधिक होगी। विद्युत चुंबकीय किरणों की ऊर्जा को अगर समझे तो रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, दृश्य प्रकाश, परावैंगनिक किरणें, एक्सरे, गामा तरंगे। तो इस प्रकार गामा तरंगों में अन्य तरंगों की तुलना में ऊर्जा की मात्रा सबसे अधिक होती है। किसमें? तो गामा तरंगों में सबसे अधिक होती है, ठीक है। देखिए हमने 74 से क्वेश्चन देखे हैं, ये 75 हो गया, 76 एंड 77, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सेकंड, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं, कौन से उत्तर सही हैं, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर बताना है, ठीक है। अभी मैंने इसी क्वेश्चन की बात की थी कि इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी जाते हैं, है ना। हमें बतानी है क्या दोनों कथन सत्य हैं या फर्स्ट सत्य है या सेकंड सत्य। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर एक उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो कथन फर्स्ट सत्य है। इलेक्ट्रिक मोटर एक उपकरण है जो आमतौर पर विद्युत चुंबकीय घटनाओं को नियोजित करके विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में भी परिवर्तित करता है। और इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग बिजली के पंखे, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, पानी पंप आदि में किया जाता है। तो सेकंड भी सत्य है। इस तरीके से दोनों ही ऑप्शन आपके सत्य हैं। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये दोनों ही कथन आगे पीछे करके दिए जाते हैं और ऐसे करके क्वेश्चन खूब बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग अति चालक सामग्री के रूप में नहीं किया जाता है, ठीक है। पारा, टंगस्टन, कैडमियम या कार्बन। तो अति चालक के रूप में नहीं किया जाता है। पहली बात तो ये याद रखना। मेरी एक दो क्वेश्चन कई बार टेस्ट सीरीज में इसलिए गलत हो जाते क्योंकि मैं नहीं पूछा है और मैं हाँ लगा देती हूँ, ठीक है। तो अतिचालकता किसी प्रतिरोध के बिना विद्युत धारा को प्रवाहित करने की किसी पदार्थ की क्षमता को अतिचालकता कहा जाता है। और यह तब होता है जब किसी पदार्थ को क्रांतिक ताप यानी क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे ठंडा किया जाता है। वे पदार्थ जो अतिचालकता का गुण दर्शाते हैं पारा, टंगस्टन, कैडमियम, एल्युमिनियम, स्टैंस, सीसा आदि। तो क्या हो जाएगा? डी आपका यहाँ पर आंसर है कि ये अतिचालकता इसमें नहीं है, बाकी इन चीज़ों में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहे कि विद्युत फ्यूज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्यूज में प्रयुक्त तारों का गलनांक उच्च होता है। फ्यूज वाले परिपथ के माध्यम से सुरक्षित रूप से प्रवाहित होने वाली धारा का एक अधिकतम सीमा होती है या एक अधिकतम सीमा होती है। तो उपयोग नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों कथन सत्य है या एक कथन सत्य है ये बताना है। फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है जो विद्युत सर्किट को होने वाले नुकसान और संभावित आग से बचाता है, ठीक है। आंसर की बात करेंगे तो फ्यूज में प्रयुक्त तारों का गलनांक कुछ होता है, ये गलत है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर फिलहाल सही है। आगे बढ़ते हैं।
कह रहे हैं कि विद्युत चुंबकों का उपयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर, चुंबकीय कंपास, मोबाइल फ़ोन या भारी वजन उठाने वाली क्रेन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आर यूज्ड इन, ठीक है, विद्युत चुंबकों का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबक एक प्रकार का चुंबक है जिसमें विद्युत धारा द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और अगर इसका प्रयोग बात करें कि विद्युत चुंबकों को बहुत मजबूत बनाया जा सकता है और वे बहुत भारी भार सहन कर सकते हैं। तो देखो क्रेन वगैरह में आप देखना लगे रहते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, भारी वजन उठाने वाली क्रेन है। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो भारी वजन उठाने वाली क्रेनों में। निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक है, एल्यूमिनियम, लोहा, टंगस्टन या तांबा, ठीक है। क्या कह रहे हैं, कुचालक है। तो अभी ऐसे ही क्वेश्चन एक और हमने देखा था, अतिचालकता सामग्री के रूप में नहीं प्रयोग किया जाता है। और अब ये क्या पूछ रहे हैं कि कौन सा एक कुचालक है, ठीक है। देखो, जो पदार्थ ऊष्मा को अपने अंदर से आसानी से गुजरने देते हैं वे ऊष्मा के सुचालक होते हैं। एग्जाम्पल समझें तो एल्यूमिनियम, लोहा और तांबा। और वे सामग्रियाँ जो ऊष्मा को अपने अंदर से आसानी से गुजरने नहीं देती हैं, प्लास्टिक और लकड़ी, ऊष्मा की कुचालक होती हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा सी, टंगस्टन, ठीक है। ये एक कुचालक है। नेक्स्ट है, दही बनाना एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शामिल है कुकुरमुत्ता, जीवाणु, वायरस या प्रोटोजोआ। दही जब जम जाता है तो इसमें क्या होता है, तो लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है जो दूध को दही में बदल देता है। और लैक्टोबैसिलस लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित करता है जो दही को खट्टा स्वाद देता है। तो फिर क्या हो जाएगा, जीवाणु है। क्या है ये, एक जीवाणु। तो आप 78 से क्वेश्चन को देखते चलें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने 78, 79, 80 और 81, 82 और 83 तक कंप्लीट कर लिया। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं बल मापने की मानक इकाई क्या है, मीटर, जूल, न्यूटन या न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। बल मापने की इकाई पूछ रहे हैं। तो जो बल को एक सदिश राशि के रूप में वर्णित किया जाता है, बल यानी कि आपका एक सदिश राशि है जिसका अर्थ है कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों है। तो क्या हो जाएगा, आंसर है आपका बल को मापने की जो मानक इकाई है वो क्या है, न्यूटन है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में किसी पिंड में गतिज ऊर्जा होती है, विश्राम अवस्था, जब एक मंच पर रखा जाता है, गति या शून्य गुरुत्वाकर्षण में। देखो, गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण होती है और ये एक अदिश राशि है जो वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। तो ये कब होगी, किसी पिंड में गतिज ऊर्जा होती है तो गति के समय, ठीक है। चलो, कह रहे कि निम्नलिखित में से ट्रांसमीटर का उद्देश्य क्या है, प्राप्त सिग्नल का संचारण, सिग्नलों को विद्युत रूप में परिवर्तित करना, सिग्नलों से शोर कम करता है या सिग्नल को उपयुक्त रूप में परिवर्तित करना। ट्रांसमीटर का उपयोग क्या है, ठीक है, ये कह रहे हैं। तो ट्रांसमीटर का उपयोग या जो उद्देश्य है वो सूचना के स्रोत द्वारा उत्पादित संदेश सिग्नल को उपयुक्त रूप में परिवर्तित करना, जिसे ट्रांसमीटर और रिसीवर को जोड़ने वाले चैनल के माध्यम से प्रसारित किया जाता है या किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सिग्नल को उपयुक्त रूप से परिवर्तित करना, ठीक है। नेक्स्ट है कि पशुपालन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, भेड़ पालन, भैंस पालन, मत्स्य पालन या मुर्गी पालन। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर बताना है। पशुपालन, भेड़ पालन, भैंस पालन, मत्स्य पालन या मुर्गी पालन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। इनमें ये आपके दिए गए तो ध्यान से बताना। पशुपालन में भैंस, गाय, सुअर, घोड़े, भेड़, ऊंट आदि जैसे पशुधन की देखभाल और प्रजनन शामिल है जो मनुष्यों के लिए उपयोगी है। तो फिर क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी सभी चीज़ें इसमें शामिल हो जाएंगी, ठीक है। कह रहे हैं कि बीटी टॉक्सिक का उत्पादन जीवाणु द्वारा होता है, बेसिलस सुब्टिलिस, कीटाणु एंथ्रेसिस, बैसिलस थर्मोफिलस या बैसिलस थूरीजिनिसिस, ठीक है, थोड़ा सा अलग है प्रोनाउंसिएशन। तो इसमें कह रहे हैं कि जीवाणु बीटी टॉक्सिक का उत्पादन जीवाणु द्वारा होता है। तो ये जो आपका उत्पादन होता है वो ये इसी बैसिलस थूरीजिनिसिस के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कृषि की दृष्टि से कौन सा महत्वपूर्ण जीवाणु जीन राइजोबियम से पृथक किया जाता है, ई जीन, एफ जीन, टी डीएनए या निफ जीन। कृषि की दृष्टि से कौन सा महत्वपूर्ण जीवाणु जीन राइजोबियम से पृथक किया जाता है, जीन राइजोबियम से, ठीक है। तो निफ जीन का एक समूह है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सम्मिलित होता है और इन्हें एक जीवाणु राइजोबियम के द्वारा पृथक किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, निफ जीन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, टमाटर के पकने में देरी का कारण उत्परिवर्तन, एंटीसेंस बीजी, प्रतिजैविक प्रतिरोध जीन या विषाक्त जीन। यानी जब टमाटर देर से पकते हैं तो उसका क्या कारण है, पीजी का मतलब पॉलीगैलेक्टोरोनेज नामक एक एंजाइम है जो पोक्टिन के क्षरण के लिए जिम्मेदार है जिससे पकने की प्रक्रिया तीव्र होती है। अब इसमें क्या हो जाएगा, तो एंटीसेंस पीजी, ठीक है, एंटीसेंस पीजी।
हमने 84 से क्वेश्चन को सॉल्व किया है, देखते चले। 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म जीवों के बारे में सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है। सूक्ष्म जीव जैव प्रौद्योगिकी के लिए आदर्श नहीं है। सूक्ष्म जीव अत्यधिक अम्लीय माध्यम में रह सकते हैं। रोगाणुओं के अंतर्गत प्रोटिस्ट और आर्किया को शामिल किया जाता है। एंड डी, सूक्ष्म जीव अपनी चयापचय के दौरान रसायन उत्पन्न करते हैं। अब इसमें से कोई एक चीज़ सही नहीं है या एक कथन सही नहीं है। तो सूक्ष्म जीव सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव हैं जो नग्न आंखों से अदृश्य होते हैं। इन्होंने क्या कहा, सूक्ष्म जीव जैव प्रौद्योगिकी के लिए आदर्श नहीं होते हैं। इन्हें सूक्ष्म जीव या सूक्ष्म जीव के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इन्हें केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। इनमें कुछ रोगाणुओं भी शामिल है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही, मतलब इसका जो आंसर है कि कह रहे हैं कि सही नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन आपके लिए आंसर हो जाएगा। प्रतिबंध एंजाइम है लीगेज, स्टिकी एंड वेक्टर या आणविक कैंची। रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स आर, ठीक है, क्या है, तो रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम आणविक कैंची है। इन्हें रेस्टिक्रेट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका आणविक कैंची। ये क्या है, तो ये एक प्रकार की आणविक कैंची है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन डीएनए प्रौद्योगिकी के उपकरण है। प्रतिबंधित एंजाइम, क्लोनिंग वेक्टर, सक्षम मेजबान। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके हमें सही उत्तर बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन आप खुद ही पढ़ लेना तो टाइम आपका सेव हो जाएगा। डीएनए प्रौद्योगिकी के उपकरण है ये बताना है। तो यहाँ पर जो बात करें अगर, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम न्यूक्लियस नामक एंजाइम्सों के एक बड़े वर्ग से संबंधित है। ये 2 प्रकार के होते हैं और सारी चीज़ों को डिटेल में अगर पढ़ना तो फिर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डी ऑप्शन सही रहेगा, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही यहाँ पर इसके उपकरण हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल कह रहे हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित प्रक्रियाओं पर विचार कीजिए। डीएनए का पृथक्कीकरण, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियाइजेस द्वारा डीएनए का विखंडन, वांछित डीएनए टुकड़े का पृथक्कीकरण या पुनः संयोजक डीएनए को मेजबान में स्थानांतरित करना। उपर्युक्त प्रक्रिया को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर बताना है। 4 हमारे कोड दिए गए हैं, आंसर आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं यहाँ पर फैक्ट के रूप में। पुनः संयोजक डीएनए तकनीक में विशिष्ट अनुक्रम में कई चरण शामिल होते हैं, जैसे डीएनए का अलगाव, रेस्ट्रिक्शंस न्यूक्लियाइजेस द्वारा डीएनए का विखंडन, वांछित डीएनए टुकड़े को अलग करना, डीएनए टुकड़े को एक वेक्टर में बांधना, पुनः संयोजक डीएनए को मेजबान में स्थानांतरित करना और मेजबान को सुसंकृत करना, बड़े पैमाने पर एक माध्यम में कोशिकाएं और वांछित उत्पाद का निष्कर्षण करना। तो इस तरीके से सी ऑप्शन सही है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यानी कि चारों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर सही हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमने भी 91 से क्वेश्चन को सॉल्व किया, 92, 93, 94। ठीक है, आगे बढ़ें। कह रहे हैं कि एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है या है। लाइसोजाइम का उपयोग बैक्टीरिया कोशिकाओं को विघटित के लिए किया जाता है। पादप कोशिकाओं के विघटन के लिए सेल्यूलोज का प्रयोग किया जाता है। सेल्यूलोज या सेल्यूलेज होना चाहिए। तो नीचे दिए गए कोड से हमें सही उत्तर बताना है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा कि दोनों ही सत्य है, यानी कि इन दोनों का प्रयोग जो किया जाता है वो अपने आप में सत्य है। तो दोनों कथन सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बायोगैस उत्पन्न करने के लिए कुछ जीवाणु किस माध्यम पर विकसित होते हैं। काइटिन, सेल्यूलोज, ठीक है, लिग्निन एंड पनीर या चीज़। तो जीवाणु किस माध्यम में विकसित होते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो बायोगैस का उत्पादन करते हैं, जैसे कि मीथेनोजेन, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ बड़ी मात्रा में मीथेन का उत्पादन करने के लिए सेल्यूलेसिक सामग्री पर अवयवी रूप से वृद्धि करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सेल्यूलोज। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि जीवित जीवों के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य में कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। प्राणी, प्रोटिस्टा, कवक या पादप। मतलब ये 4 आपके साम्राज्य टाइप से दिए गए हैं, इनमें किसमें आपके कह रहे हैं कि कोशिका भित्ति अनुपस्थित है, नहीं है। ठीक है, 97 क्वेश्चन है। तो अगर बात करोगे तो प्राणी, ठीक है, क्या कह रहे हैं, 5 जंतु जगत प्रणाली के बीच प्रमुख अंतर है, अंतर दिया गया डिटेल में। आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, प्राणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिकाओं के बारे में सही नहीं है। ध्यान रखना, सही नहीं पूछ रहे हैं। यूकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में अधिक चौड़ी होती है। पादप, पशु और कवक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण हैं।
प्रोकैरियोटिक कोशिका पृथ्वी पर जीवन का पहला रूप थी, तो इनमें एंड डी इनमें से कोई भी नहीं। मतलब इनमें से 3 कथन दिए गए, 3 में से कौन से कथन सत्य हैं, मतलब 4 दिए गए, सॉरी 3 नहीं 4, ए बी सी और डी। ये भी आंसर हो सकता है कि इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या आंसर है, कुछ बैक्टीरिया जो बायोगैस, सॉरी कहाँ मैं बताने लग जाती हूँ, हम 98 में हैं। प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं तो वे पृथ्वी पर जीवन का पहला रूप थे, ये बात सही है। वे यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में सरल और छोटे होते हैं तथा उनमें केंद्रक जैसे झिल्ली बंद अंगकों की कमी होती है। आंसर की बात करोगे, कह रहे सही नहीं है। पादप, पशु और कवक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण हैं, तो ये आपका यहाँ पर फिलहाल सही नहीं है। इन्होंने सही नहीं पूछा तो इसलिए सही नहीं बताना। निम्न में से किसी कोशिका की प्रोटीन फैक्टीरिया कहा जाता है? लाइसोसोम, तारक का या तारक का वैसे होता है राइबोसोम एंड रसधानी। आपने सुना होगा कि प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन खूब आया। तो जंतु कोशिका में वे दानेदार संरचना है और कोशिका के प्रोटीन कारखाने कहलाते हैं। कौन कहलाता है? तो राइबोसोम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने 95 से क्वेश्चन सॉल्व करने की शुरू किया था, तो 95, फिर 96। साइंस के बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 97, ठीक है, 98, ये आपका 98 है, ये आपके 99 तक पहुंच गए हैं। ठीक है, क्या है ये? 99। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है, कोशिका विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन फर्स्ट, समसूत्री विभाजन से उत्पन्न संतति कोशिकाओं को द्विगुणित कोशिकाएं कहा जाता है, जिनमें गुणसूत्रों के 2 पूर्ण समूह होते हैं। सेकंड, अर्धसूत्री विभाजन यह सुनिश्चित करता है कि मनुष्य में प्रत्येक पीढ़ी में गुणसूत्रों की संख्या समान हो। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर बताना। कूट हमारा ए, बी, सी और डी में है, लेकिन ऑप्शन अलग हैं। देखो इसमें ए केवल फर्स्ट, बी दोनों फर्स्ट और सेकंड, सी केवल सेकंड, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो कभी पर आंसर बताना कि इस क्वेश्चन का क्या है। माइटोसिस या सूत्री विभाजन यह जीवन की एक मूलभूत प्रक्रिया है। माइटोसिस के दौरान एक कोशिका अपने गुणसूत्रों सहित अपनी सभी पदार्थों की कॉपी बनाती है और 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए विभाजित हो जाती है। इसमें याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक संतति कोशिका में मूल कोशिका के समान ही गुणसूत्र और डीएनए होते हैं। तो फिर क्या ऑप्शन हो जाएगा? बी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सत्य हैं। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। कह रहे पादप जगत के निम्नलिखित में से किस उपसमूह में अनावृत बीज होते हैं? ठीक है, किंगडम हैव नेक्ड सीड्स, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट या जिम्नोस्पर्म, किसमें अनावृत बीज होते हैं बताना है। देखिए, वे पादप जगत के उपसमूह होते हैं कौन? जिम्नोस्पर्म, और उनके पास नग्न बीज हैं, इसलिए वे टेरिडोफाइट से बेहतर है क्योंकि वे बीज देने वाले पौधे हैं। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट है कि पादपों में मौजूद जटिल स्थायी ऊतकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, जाइलम पानी को जड़ों से तने और पत्तियों तक पहुंचाता है। सेकंड, फ्लोएम भोजन को पत्तियों से जड़ों और तनों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर बताना है। ए ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, बी फर्स्ट और सेकंड दोनों, सी केवल सेकंड एंड डी केवल फर्स्ट। अब इसमें भी ऑप्शन बदल दिए गए हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो पौधों में जटिल स्थायी ऊतकों को जाइलम और फ्लोएम के रूप में वर्गीकृत किया गया, ये हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था। जाइलम यह एक जटिल स्थायी ऊतक है जो जड़ों से तने और पत्तियों तक रस या जल का संचालन करता है, यानी कि आपके फर्स्ट ऑप्शन का आंसर मिल गया ये। ठीक है, सेकंड कह रहे हैं फ्लोएम यह एक जटिल स्थायी संवहनी ऊतक है जो पौधों में जैविक भोजन का गमन करता है और यह भोजन को पत्तियों से जड़ों और तनों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। तो सेकंड का भी आंसर मिल गया, तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। देखो दोनों को मैंने पढ़ के इसलिए बताया क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आया और ये कंफ्यूज बहुत करता है। कई बार ये फ्लोएम को दे देते हैं, कई बार जाइलम की जगह फ्लोएम और फ्लोएम की जगह जाइलम दे देते हैं। तो आपको समझना होगा कि ये इस तरीके से क्वेश्चन बदल के देते ही हैं, ऑब्वियसली उन्हें बदल के देना ही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन का उपयोग बीजों और कलियों में अंकुरण गतिविधियों को रोकने के लिए किया जा सकता है? रोकने के लिए कह रहे हैं एब्सिसिक अम्ल, ऑक्सिन अम्ल, एथिलीन या जिब्रेलिन्स, किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर अगर पादप हार्मोन का विवरण वैसे तो दिया है, आपका क्या हो जाएगा? एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, इसका प्रयोग कलियों में अंकुरण गतिविधियों को रोकने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग पौधों में कवक रोगजनक के कारण होता है? एफिड संक्रमण, एस्टर एलो, क्लोरोसिस या जंग संक्रमण। कवक रोगजनक के कारण होता है, किसके कारण होता है? तो कवक रोगजनक के कारण होता है। देखो पौधों की बीमारी जंग संक्रमण या विभिन्न कवक रोगजनकों के कारण होता है, जिससे पत्तियों पर जंग के रंग के घाव हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा, जंग संक्रमण। ठीक है, हमने 100 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं
101, 102, 103 एंड 104। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि यह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए पौधों और अन्य जीवों द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। परासरण, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण या श्वसन। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, तो किस किस समय ये चीज़ें होती, कब होती हैं? तो प्रकाश संश्लेषण सुनते हैं ना, कि यह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए पौधों और अन्य जीवों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया है, जिसे बाद में जीवों की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जारी किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा। मानव पाचन तंत्र में शामिल निम्नलिखित प्रक्रियाओं पर विचार कीजिए और उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अंतर्ग्रहण, स्वांगीकरण, अवशोषण या पाचन। स्वांगीकरण को एसिमिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर कूट दिए गए हैं। पहले बताना है कि क्या होता है। यहाँ पर अंतर्ग्रहण करते हैं, अवशोषण करते हैं, स्वांगीकरण करते हैं, क्या करते हैं वो बताना है। ठीक है, देखो पहले क्या करते हैं, पहले अंतर्ग्रहण करते हैं। ठीक है, और इसके बाद में पाचन करते हैं। कोई चीज़ जब ग्रहण करेंगे तो उसको पचाएंगे, पचाने के बाद में क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, फिर क्या करते हैं, स्वांगीकरण करते हैं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। मानव शरीर की छोटी आंत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान देना। यह यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है। यहीं पर पोषक तत्वों को पचाने की अधिकांश क्रिया होती है। यह अत्यधिक कुंडलित है और लगभग 7.5 मीटर लंबी है। यह पित्त रस स्रावित करता है जो पित्ताशय नामक थैले में जमा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? मुझे तो वैसे ही डी में डाउट हो रहा था, क्योंकि डी ही है। यह पित्त रस स्रावित करता है जो पित्ताशय नामक थैले में जमा होता है। वसा के पाचन में पित्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन हृदय से रक्त को मानव शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है? सिराएं, धमनियाँ, कोशिकाएं या ऊतक। वेन्स, आर्टेरीज, कैपिलरीज या टिश्यू। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता रहता है कई बार। तो क्या होता है, धमनियाँ जो हैं वो हृदय से रक्त को मानव शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी WBC का कार्य है? ऑक्सीजन परिवहन, रक्त का थक्का जमना, प्रतिरक्षा रक्षा या पोषक तत्वों का अवशोषण। इनमें से क्या कार्य है इसका? देखो, श्वेत रक्त कोशिकाएं, ल्यूकोसाइट्स को श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC कहा जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण वे रंगहीन होती हैं। अब वे केंद्रक होते हैं और संख्या में अपेक्षाकृत कम होते हैं, जिसका औसत रक्त लगभग 6000 से 8000 मिलीमीटर होता है। WBC विदेशी कारकों के खिलाफ शरीर की रक्षा में विशिष्ट हैं और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रतिरक्षा रक्षा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त संबंधी रोग श्वेत रक्त कोशिकाओं का कैंसर है? थैलेसीमिया, एनीमिया, उच्च रक्तचाप या ल्यूकेमिया। अभी WBC पढ़ा है ना, तो मानव शरीर में रक्त संबंधी रोग एनीमिया भी है, और जो WBC के विषय में कह रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका ल्यूकेमिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिलहाल इसको देखते चलो। 105 से 106, फिर 107, 108 और 109, 10। ठीक है, कह रहे कि मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर के तापमान और खाने पीने की इच्छा को नियंत्रित करता है? मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस या सेरेब्रम। ये भी क्वेश्चन आता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मानव मस्तिष्क में तापमान और खाने पीने की इच्छा को कह रहे हैं। ये 3 मुख्य भागों से बना है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क या मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे जटिल भाग होता है। इसमें सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस शामिल है। सेरेब्रम थैलेमस नामक संरचना के चारों ओर घिरा होता है, जो संवेदी और मोटर सिग्नलिंग के लिए एक प्रमुख समन्वय केंद्र है। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा आपको हाइपोथैलेमस। आपके क्वेश्चन का आंसर हाइपोथैलेमस हो जाएगा। हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर की थायराइड ग्रंथि में हार्मोन संश्लेषण की सामान्य दर के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? लोहा, कैल्शियम, आयोडीन या जिंक। देखो, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि यह 2 लोब से बना होता है, जो श्वास नली यानी श्वसन नली के दोनों ओर स्थित होते हैं। थायराइड में हार्मोन संश्लेषण की सामान्य दर के लिए आयोडीन आवश्यक है। तो क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन हो जाएगा आयोडीन। मानव शरीर में किस हड्डी को सामान्यतः कॉलर बोन कहा जाता है? फीमर, हुमरस, हंसली या टिबिया। तो मानव शरीर में अस्थियां यानी बोन इन द ह्यूमन बॉडी, हंसली की अस्थि, इसे आमतौर पर
कॉलर बोन के रूप में जाना जाता है। यह एक पतली एस आकार की अस्थि है जो गर्दन के आधार पर क्षैतिज रूप से स्थित होती है, जो स्टर्नम यानी स्तन के अस्थि को स्कैपुला स्कंधास्थि से जोड़ती है। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपको हो जाएगा यहाँ पर हंसली। क्या हो जाएगा, हंसली। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, कॉर्टिसोल या एस्ट्रोजन। अब वन लाइनर ही है। तो मानव शरीर के भीतर रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसका निर्माण अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। देखो, जब किसी को शुगर हो जाता है तो कहते हैं ना कि उसको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जा रहा है। यही इंसुलिन उसको मतलब कि कंट्रोल भी करती है ना। तो वही कह रहे हैं ना कि कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इंसुलिन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से डाइसैकेराइड का उदाहरण है? ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या सेलुलोज। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर बताना है। कूट हमारे वही चारों दिए गए, बट सही से पढ़ लेना कि किस में क्या दिया गया, ध्यान से। ऐसा ना हो कि ये कूट से ही आपका क्वेश्चन गलत हो जाए पढ़ने में। मोनोसैकेराइड जो है यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो एक कीटोन इकाई से बना होता है और इसके कुछ सामान्य एग्जाम्पल देखें तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, गलेक्टोज आदि हैं। आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। क्या क्या, सुक्रोज और माल्टोज। ठीक है, ग्लूकोज और सेलुलोज नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। डाइसैकेराइड, हाँ ध्यान रखना, इनसे पूछा क्या, डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल पूछा है। तो ये दो चीनी अणुओं के आपस में बंधन यानी बॉन्ड से निर्मित होते हैं। इसमें क्या होता है, तो सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज आदि। तो आपका सुक्रोज और माल्टोज है, लैक्टोज तो यहाँ है नहीं। और ग्लूकोज आपका क्या हो जाएगा, तो ये कार्बोहाइड्रेट है और सुक्रोज और माल्टोज आपका क्या है, तो डाइसैकेराइड है। दोनों याद रखना। कह रहा है विटामिन B12 के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? ऑप्शन है पोटेशियम, बी कोबाल्ट, सी फॉस्फोरस या डी जिंक। अच्छा क्वेश्चन है। तो विटामिन B12 जो है वो आपका लाल रक्त कोशिकाओं के संश्लेषण के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। तो फिर क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन कोबाल्ट। ठीक है। देखो, कह रहे हैं कि विडॉल परीक्षण के द्वारा पता किया जाता है डेंगू का, यक्ष्मा का, कैंसर का या आंत्र ज्वर का। विडॉल टेस्ट इज द टेस्ट टू डिटेक्ट। क्या इसमें पता किया जाता है, तो यह एक रक्त परीक्षण है जो शरीर में टाइफाइड या आंत्र ज्वर का पता लगाने में सहायक है। इस परीक्षण को पहली बार वर्ष 1896 में जॉर्जेस फर्डिनेंड विडॉल द्वारा आयोजित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उनके नाम पर इसका नाम रख दिया गया। तो ज़्यादातर ऐसा होता भी है। तो किसका पता लगाया जाता है, आंत्र ज्वर का। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है? सिफिलिस, ट्रेपोनेमा पैलिडम, इन्फ्लुएंजा, ऑर्थोमेक्सोवायरस, चिकनपॉक्स, वेरियोला वायरस एंड एड्स, ह्यूमन इम्यूनियो डिफिशियंसी वायरस। अब इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अगर बात करोगे यहाँ पर आप, तो जो चिकन पॉक्स होता है वो वेरियोला नहीं, वेरिशेला वायरस होता है इसमें। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत सुमेलित है। ठीक है। कह रहे हैं ये आप इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देखते चलो, जो भी फ्रेंड्स जुड़े हैं। अब प्लीज़ आप लाइक शेयर खूब कर दिया करो, और शेयर इसलिए कर दिया करो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिसको ज़रूरत, जिसको पास प्रॉब्लम है उसको ये हेल्प करेंगे। ठीक है। तो खूब सारा आप लाइक शेयर कर दिया करो। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि वात स्फीति एक विकार है तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र या संचरण तंत्र का। वात स्फीति जो है तो ये एक दीर्घकालिक विकार है जिसमें वायु कोशिकाएं यानी एलियोली भित्तियाँ क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप श्वास नली की सतह छोटी हो जाती है। और इसका एक बड़ा कारण सिगरेट का सेवन करना। देखो कितनी मुसीबत होती है सिगरेट से। तो क्या हो जाता है, एक विकार है श्वसन तंत्र का। ठीक है। मेलाटोनिन निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है? पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या अग्नाशय ग्रंथि। आराम से इसका आंसर आंख बंद करके पीनियल ग्रंथि का लगा दो। ठीक है। नेक्स्ट है, जब किसी पुरुष में बढ़े हुए स्तन, शरीर पर कम बाल, मानसिक मंदता और जनन अक्षमता की स्थिति होती है तो वह डैश डैश डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या सिस्टिक फाइब्रोसिस यानी इनमें से किसकी स्थिति हो जाती है, और ऐसा होता भी है। तो डाउन सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के पास एक अतिरिक्त गुणसूत्र या एक गुणसूत्र का एक अतिरिक्त भाग होता है, और यह अतिरिक्त कॉपी शिशु के शरीर और मस्तिष्क के विकार के तरीकों को परिवर्तित कर देती है। क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर? तो आंसर कह रहे हैं कि बी यहाँ पर सही है। इसको मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, एक सेकेंड।
इसका बी ऑप्शन ही सही है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम ही होगा। डाउन सिंड्रोम बच्चों में हो जाता है जो कम रोते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है कि एस्परगिल्स नाइगर एक सूक्ष्म जीव है जिसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल के उत्पादन में, बी एसिटिक अम्ल के उत्पादन में, सी सिट्रिक अम्ल के उत्पादन में, या डी ब्यूट्रिक अम्ल के उत्पादन में। ठीक है, ये बताना है हमें क्वेश्चन का आंसर। देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 122 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग कार्बनिक अम्ल, अल्कोहल और एंजाइम जैसे कुछ रसायनों के व्यावसायिक और औद्योगिक उत्पादन के रूप में किया जाता है। ठीक है, एस्परगिल्स नाइगर इसका उपयोग सिट्रिक अम्ल के उत्पादन में किया जाता है। किसके? तो सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट, लाइकेन सहजीवी संबंध है ईस्ट एवं प्रोटोजोआ के बीच, प्रोटोजोआ एवं शैवाल के बीच, कवक एवं जीवाणु के बीच, या कवक एवं शैवाल के बीच में। ठीक है, तो किसका सह संबंध है? तो ये आपका जो लाइकेन है एक जटिल जीवन रूप है जो दो अलग अलग जीवों कवक एवं शैवाल का सहजीवी संबंध है। कवक लाइकेन का प्रमुख सहजीवी है और इसकी अधिकांश विशेषताओं के लिए जिम्मेदार है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा कवक एवं शैवाल के बीज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। कह रहे हैं कि पादप ऊतकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन फर्स्ट, कोलेन काइमा स्थूल कोण ऊतकों में मोटी कोशिका भित्ति वाली जीवित कोशिकाएं होती हैं और तन्यता शक्ति प्रदान करती हैं। सेकंड, पैरेन काइमा ऊतक मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और यांत्रिक ऊतकों के रूप में कार्य करते हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर बताने। 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमारे, हमें बताना है इसमें से कौन से सही है। तो एक पौधे की गैर काष्ठीय संरचनाएं मुख्य रूप से पैरेनकाइमा से बनी होती हैं जो ऊतकों की विशेष कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर कह रहे हैं सही है, सेकंड हमारा सही नहीं है। ठीक, ये हमने 119 से क्वेश्चन देखे हैं, तो इनसे आप देखते चलो। ठीक है, 124 तक कंप्लीट हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा से सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये विटामिन है, ये रासायनिक नाम है। विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन डी, विटामिन के, ये आपके नाम दिए गए नियासिन, पायरोडॉक्सिन, टोकोफेरॉल या फ्लेविनोन। विटामिन डी कहीं पर भी दिखता है रखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए जो होता है रेटिनॉल, विटामिन ए तो दिया नहीं है। विटामिन B3, तो विटामिन B3 क्या है? नियासिन। ठीक है, विटामिन B3 आपका नियासिन सही सुमेलित है। विटामिन B6 भी पायरोडॉक्सिन, ये सही सुमेलित है। विटामिन के फ्लेविनोन, ये भी आपका सही सुमेलित है। ठीक है, और क्या सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन डी नहीं सही, ये टोकोफेरॉल नहीं होगा। टोकोफेरॉल की जगह आपका होगा कैल्सीफेरॉल। ठीक है, टोकोफेरॉल किससे होता है? तो टोकोफेरॉल आप अच्छे से विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि टोकोफेरॉल यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है, और टोकोफेरॉल जो होता है आपका वो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिपिड के संश्लेषण का प्रमुख स्थल है? अंतःप्रद्रव्य जलिका, गोल्जी काय, लाइसोसोम या सेंट्रोसोम। अंतःस्थल है, प्रमुख स्थल है। ठीक है, ये बताना है। अंतःप्रद्रव्य जलिका यानी ER लिपिड संश्लेषण का मुख्य स्थल है और यह कोशिका का सबसे बड़ा अंग है तथा प्रोटीन संश्लेषण, परिवहन, प्रोटीन लिपिड तथा स्टेरॉयड संश्लेषण के साथ कार्बोहाइड्रेट, चयापचय और कैल्शियम भंडारण का एक प्रमुख स्थल भी है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अंतःप्रद्रव्य जलिका। ठीक है, नेक्स्ट है पादप संघ के उभयचर है टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, थैलोफाइट्स या जिम्नोस्पर्म। क्या है? ये 4 ऑप्शन दिए गए, हमें बताना है कि पादप संघ के उभयचर कौन से हैं। ठीक है, देखो ब्रायोफाइट्स में गैर संवहनी भूमि पादपों की एक सीमित विविधता शामिल है और वे आर्द्र स्थान पसंद करते हैं, लेकिन वे शुष्क वातावरण में भी जीवित रह सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहले तो ध्यान रखना सही नहीं पूछा है। यूरेसिल RNA में मौजूद क्षारों में से एक है। बी, DNA का आधार युग्मन एडेनिन थाइमिन AT तथा ग्वानिन साइटोसिन GC होते हैं। सी, कोरोना वायरस में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में RNA होता है। डी ऑप्शन है DNA में RNA की तुलना में न्यूक्लियोटाइड की एक छोटी श्रृंखला होती है। तो पहली बात ये काफ़ी हैवी है जो ये कथन है आपके, पर अच्छे से देख लेना। RNA में राइबोसोम एवं फॉस्फेट बैकबोन एक 4 अलग अलग आधारों वाला छोटा बहुलक होता है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तथा यूरेसिल। DNA का आधार युग्मन एडेनिन थाइमिन AT तथा गुआनिन साइटोसिन
GC है। आरएनए का आधार युग्मन एडेनिन यूरेसिल AU एवं गुआनिन साइटोसिन GC है। आंसर की बात करें जो सही नहीं है तो वो आपका यहाँ पर डी सही नहीं है। क्या कह रहे हैं, आमतौर पर न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी श्रृंखला वाला एक द्विगुणित अणु होता है और आरएनए आपका न्यूक्लियोटाइड की एक छोटी श्रृंखला वाले एकल अणु होते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि छोटी श्रृंखला होती है न्यूक्लियोटाइड की DNA में आरएनए की, तो ये गलत है ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अमोनिया का उत्पादन प्राकृतिक गैस से होता है, सल्फर तेल शोधन प्रक्रिया का उप उत्पाद है। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके हमें आंसर बताना है, क्या ये दोनों ही सत्य हैं। तो कह रहे हैं कि अमोनिया NH3 को प्राकृतिक गैस से संश्लेषित किया गया है और इस प्रक्रिया में प्राकृतिक गैस के अणु कार्बन एवं हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाते हैं, तत्पश्चात हाइड्रोजन को शुद्ध किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपके यहाँ पर कह रहे हैं कि सत्य हैं, ठीक है। बस ये ऑप्शन ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये थोड़ा सा चेंज रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु वायरस के कारण नहीं होता है। फिलहाल तो कह रहे हैं नहीं होता है। पोलियो, डेंगू, तपेदिक, खुरपका एवं मुंहपका। अब बताना है कि इसमें से कौन सा नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा आपका तपेदिक। तपेदिक जो है वो आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होता है, ठीक है। किससे होता है, जीवाणु से। आगे बढ़ते हैं, ये हमने यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं तो इनको देखते चलो फिलहाल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग सीसी मक्खियों द्वारा फैलता है। कालाजार, डेंगू, मलेरिया या निद्रा रोग। मानव अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस जिसे निद्रा रोग के रूप में भी जाना जाता है एक वेक्टर जनित परजीवी रोग है और यह ट्राइपोनोसोमा जीन्स के प्रोटोजोआ के कारण होता है जो सीसी मक्खियों के काटने से मनुष्यों में फैलता है। क्या हो जाएगा, निद्रा रोग। माँ के दूध में किस प्रकार का एंटीबॉडी पाया जाता है। LGD, LGA, LGE या LGM। शायद इन्हें साइंस में कुछ और कहा जाता होगा बट मैं तो ऐसे ही पढ़ पा रही हूँ, ठीक है। देखो जो LGA है मानव इम्यूनोग्लोबुलिन का 10 से 15% बनाता है, साथ ही सीरम, बलगम, लार, स्तन के दूध और आंतों के तरल पदार्थ में पाया जाता है, ठीक है। माँ के दूध में LGA होता है जो नवजात शिशुओं के जठरांत्र संबंधी मार्ग को रोगजनकों से बचाता है। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा LGA। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। पहली बात तो नहीं है, ध्यान रखना। विटामिन A, विटामिन K, विटामिन B एंड विटामिन E, ठीक है। 133 क्वेश्चन है। विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है जो मानव शरीर की वृद्धि और विकास के लिए ऑब्वियसली आवश्यक है। इसकी खोज सर FG हॉपकिंस ने की थी और यह शब्द फंक द्वारा गढ़ा गया था। विटामिन को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया, जल में घुलनशील एवं वसा में घुलनशील विटामिन। आंसर की बात करें तो सी हो जाएगा, विटामिन बी आपका वसा में घुलनशील नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना, जल में अलग होते हैं और वसा में अलग होते हैं। कह रहे हैं कि लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन निम्नलिखित में से किस बीमारी से सुरक्षा प्रदान नहीं करते। टेटनस, रोटावायरस, खसरा एंड कंठमाला। बात करें तो लाइव एटेनुएटेड रोग का कारण बनने वाले रोगाणु के कमजोर या क्षीण रूप का उपयोग करते हैं चूँकि ये टीके प्राकृतिक संक्रमण रोकने में सहायता करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, टेटनस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक में फल नहीं है। वास्तविक में फल नहीं है, आम, ब्लूबेरी, कीवी या स्ट्रॉबेरी। ध्यान रखना, जब किसी फल में केवल अंडाशय ही फल के निर्माण में भाग लेता तो उन फलों को सत्य फल या यूकार्प कहा जाता। उदाहरण के लिए आम, ब्लूबेरी और कीवी। वैसे यहाँ पर दोनों दिया गया है, कीवी और ब्लूबेरी। आंसर पर इन्होंने है हाँ, और जब अन्य पुष्प भाग जैसे थैलेमस, कैलिक्स फल का प्रमुख भाग बनते हैं, ऐसे फलों को अवास्तविक फल, सहायक फल अथवा नकली फल या स्ट्यूकॉर्प के रूप में वर्णित किया जाता है। उदाहरण स्ट्रॉबेरी, रॉसबेरी। तो डी हो जाएगा आपका स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु कोशिका में मौजूद होता है। जीव, द्रव्यंतक, सीलिया, प्लास्टिड्स या कोशिका भित्ति। तो क्या होता है, सीलिया जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं में नहीं। वे सूक्ष्म नलिकाएं हैं जो कोशिकीय गति में सहायता करती हैं। बी हो जाएगा आपका सीलिया। नेक्स्ट है, जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए निसर्ग रुना तकनीक विकसित की गई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क, राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन नासा, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO, ठीक है। तो किस में विकसित की गई है, ठीक है, ये बताना है। इसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क में रसोई के कच्चे, नगर पालिका के ठोस कचरे, बूचड़खाने के कचरे, फल उद्योग आदि कचरे सहित
बायोडिग्रेडेबल यानी विभिन्न प्रकार के जैव निम्नीकरण कचरे के प्रसंस्करण के रूप में विकसित किया गया है। तो क्या हो जाएगा आपका बार्ब, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ओके, आई होप क्लियर है क्वेश्चन। आगे बढ़ें। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन ईंधन सेल एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ये खूब क्वेश्चन आते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल उच्च गुणवत्ता वाली विद्युत शक्ति का एक स्वच्छ, विश्वसनीय, शांत एवं दक्ष स्रोत है। वे एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया को चलाने के लिए ईंधन के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं जो बिजली पैदा करती है और जिसमें जल एवं उष्मा ही उप उत्पाद होते हैं। तो क्या हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, परिवर्तित करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। 131 से हमने सॉल्व करना शुरू किया था। वन लाइनर है ज़्यादातर, कोई कोई है बड़े। चलो फिलहाल चलते हैं आगे। कह रहे हैं कि ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन फर्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बोंडी नाम से विश्व का पहला सार्वजनिक बॉन्ड लॉन्च किया। सेकेंड, वेस्ट वर्जीनिया ब्लॉकचेन के माध्यम से इंटरनेट वोटिंग की अनुमति देने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राज्य बन गया। तो नीचे दिए गए कोड से उत्तर चुनना है। कोड हमारा ए केवल फर्स्ट, बी दोनों फर्स्ट और सेकंड, सी केवल सेकंड, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। इस तरीके से ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो सी ऑप्शन कह रहे हैं केवल सेकंड आपका सही है। ठीक है, यह एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जो ब्लॉकों की एक श्रृंखला बनाती है जिसमें सार्वजनिक डेटाबेस में संग्रहित डिजिटल जानकारी होती है। तो केवल हमारा सेकंड ऑप्शन सत्य है, फर्स्ट सही नहीं है। ग्लोनास किस देश की वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। जापान, रूस, अमेरिका या चीन। ये भी चर्चा में रहते हैं। तो ग्लोनास आपका ग्लोबल नाया नेविगेशनिया स्पुतनिकोवाया रिस्तेमा। थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा लैंग्वेज से। तो ये आपकी रूस की है। ठीक है, कह रहे हैं भारत का नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया था। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन वर्ष 2007, 2008, 2012 या 2014 में कब शुरू किया गया था। तो ये नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशन आपका इसे वर्ष 2007 में लॉन्च किया गया था और यह एक व्यापक कार्यक्रम है। ठीक है, क्या है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। कह रहे ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन AICRA के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दो कथन दिए गए। AICRA वर्ष 2018 में स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है। स्टार्टअप के लिए उष्मायन वातावरण को बढ़ावा देने के लिए AICRA द्वारा टेक स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। अब ये दो ऑप्शन दिए गए हैं, बताना कौन सा सही है। तो डी केवल सेकेंड हमारा सत्य है, फर्स्ट हमारा असत्य है। फर्स्ट क्यों असत्य है कि अखिल भारतीय रोबोटिक्स एवं ऑटोमेशन परिषद AICRA। ठीक है, तो ये एक यह वर्ष 2014 में स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है। ठीक है, एक गैर लाभकारी संगठन है और यह रोबोटिक्स एवं ऑटोमेशन और शिक्षा उद्योग में मानक स्थापित करता है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं यहाँ पर सही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 2014 में स्थापित किया गया था और यहाँ पर ये 2018 दी है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका 139, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ओके, नेक्स्ट है कि निर्भय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे एक मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है और यह एक अत्यधिक उन्नत जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली द्वारा निर्देशित होती है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए, हमें बताना कि इनमें से कौन से सही है। ठीक है, तो अगर देखें तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सत्य हैं। ठीक है, करें एक कोविड-19 वैक्सीन कोवावैक्स का निर्माण किया गया था भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कैंडिला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा या पैनेसिया बायोटेक लिमिटेड द्वारा। तो कोवावैक्स है और आपका ये स्पुतनिक है, ये खूब चर्चा में रहे हैं, आपको याद ही होगा। कह रहे हैं कि आप जो ये आपकी कोवावैक्स का निर्माण है ये आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है अरोरा के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रकाशीय घटनाएं हैं जो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के समीप घटित होती हैं। वे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र तथा वायुमंडल के साथ सूर्य के आवेशित कणों की परस्पर क्रिया के कारण होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सत्य है। अब दो ऑप्शन यहाँ पर भी दिए गए हैं। फिलहाल कह रहे हैं कि दोनों ही आपके सत्य है, तो अच्छे से इसको पढ़ना। अरोरा बहुत पूछा जाता है। अच्छा, एक चीज़ इसमें समझ लो, अरोरा प्रकाशीय घटनाएं हैं जो उत्तर अरोरा बोरेलियसिस एवं दक्षिणी ध्रुव अरोरा ऑस्ट्रेलियसिस के समय विघटित होती हैं। यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल के साथ सूर्य के आवेशित कणों की परस्पर क्रिया के कारण होती हैं। कुछ चीज़ें और अच्छे से दी गई तो उनको भी अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राज्य सही सुमेलित नहीं है। अब देखो,
कुडनकुलम तमिलनाडु, काकरापार गुजरात, नरौरा उत्तर प्रदेश, कैगा महाराष्ट्र। सबसे पहले तो आपका सी भी सही है, ठीक है। अगर देखें यहाँ पर काकरापार गुजरात आपका सही है, मेरे को अच्छे से याद है। नरौरा उत्तर प्रदेश भी सही है। ये जो कैगा है, कैगा आपका कह रहे जो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र नहीं होगा, कैगा आपका कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक है। कहाँ होगा, तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है। एंड कुडनकुलम, ठीक है, जो कह रहे हैं कुडनकुलम, तो भारत में संचालित परमाणु ऊर्जा देखो तारापुर महाराष्ट्र में है, काकरापार गुजरात में, नरौरा उत्तर प्रदेश में, कैगा कर्नाटक में और रावत भाटा राजस्थान में। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। अब इनको भी यहाँ से देख लो इस तरीके से 143, 144, 145 और 146, ठीक है।